हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल्स नाइटिंगेल नर्सिंग ट्यूटोरियल। तो हमने इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा था यूनिट 3 एडमिशन एंड डिस्चार्ज के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एडमिशन का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और पर्पस। और हम लोगों ने पढ़ा था उसी में आगे कि यूनिट को किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है। और उसी में हम लोगों ने और भी आगे पढ़ा था कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है ना। अगर कोई भी एडमिशन आपके पास आ रहा है ओपीडी के लिए, आईपीडी के लिए, तो उसका क्या उसका प्रोसीजर रहेगा वो हमने पढ़ा था। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ओपीडी का डिवीजन अगर कोई हो रहा है तो उसमें हम लोग का क्या प्रोसीजर रहता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप ऑफ एडमिशन प्रोसीजर इन आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या प्रोसीजर रहेगा कि जब भी कोई पेशेंट आईपीडी में आता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में एडमिट होने के लिए आता है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। इसका प्रोसीजर में पहला बोलता है कि ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम ओपीडी टू द आईपीडी। अब ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ओपीडी का जब भी हम लोग बात करेंगे कि ओपीडी किसको बोलते हैं। ओपीडी बोलते हैं अगर कोई भी डॉक्टर से कंसर्न लिया है, डॉक्टर से मिलने के लिए आया है, तो क्या होगा, ओपीडी सिर्फ आया, उसके बाद डॉक्टर से मीटअप किया, उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब किया उसका डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, जो भी मेडिकेशन होगा उसको लेगा और अपने घर चला जाएगा। वो होता है ओपीडी। और आईपीडी क्या होता है, आईपीडी का जब भी हम लोग बात करेंगे तो वैसा पेशेंट जो हॉस्पिटल में भर्ती होगा, चाहे वो एक्यूट फेज में हो या क्रोनिक फेज में हो, है ना। जैसे आईसीयू हो गया, जनरल वार्ड हो गया, अगर कोई भी बच्चा की बात करें तो एनआईसीयू हो गया, क्रिटिकल केयर की बात करें तो सीसीयू हो गया, एचडीयू हो गया। तो ऐसे ऐसे वार्ड में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आईपीडी। तो इसमें हम लोग आईपीडी का प्रोसीजर का बात करेंगे तो पहला पॉइंट बोल रहा है ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम ओपीडी टू द आईपीडी। अगर मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो पहले क्या है, डॉक्टर फिजिशियन उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, है ना। डायरेक्ट तो ओपीडी में हम लोग नहीं एडमिट लेंगे, पहले ओपीडी में आएगा, है ना। उसको डॉक्टर चेक करेंगे क्या उसका डिजीज कंडीशन है। अगर उसका डिजीज कंडीशन आईपीडी में मतलब एडमिट होने वाला रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आईपीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो वही चीज इसमें बोला है, पहला पॉइंट बोला है कि ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम ओपीडी टू द आईपीडी। कहने का मतलब है कि पहले पेशेंट को ओपीडी में हम लोग लेंगे, उसके बाद फिजिशियन एडवाइस देंगे कि इसको क्या करना है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना है। उसके अनुसार ही जो नर्स रहेगी वो क्या करेगी, ओपीडी को कन्वर्ट कर देगी आईपीडी में। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट बाय द वार्ड सिस्टर। रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट बाय द वार्ड सिस्टर करने का मतलब है कि जो भी, अगर मान लीजिए कोई ओपीडी से आईपीडी में आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, वो सब दूसरा पॉइंट में बोल रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए उसका डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका बेड को हम लोग मेकिंग करना है, बेड मेकिंग करना है, तो बेड मेकिंग में ओपन बेड रहेगा, है ना। उसका जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है, जैसे थर्मामीटर हो गया, है ना, और जो भी उसका सेलफोन वगैरह हो गया, उसको क्या करना है, उसको लेफ्ट साइड वाले टेबल पे क्या करना है, रखना है ना। तो जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट हो गया उसके डिजीज कंडीशन से रिलेटेड, वो सबको क्या करना है, वहां पे रखना है। और उससे पहले पहला पॉइंट में क्या बोल रहा था कि पहले ओपीडी से आईपीडी में क्या करना है, कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि वार्ड में एंट्री लेने से पहले वार्ड सिस्टर उसको क्या करेगी, क्या क्या तैयारी करेगी पेशेंट के आने के लिए। जैसे वो वार्ड का मॉनिटर रहेगा, उसको अच्छे तरीके से करेगी, है ना। उसका टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन उसका चेक करेगी, उसके लिए प्रॉपर बेड सेटअप रहेगा, है ना। टोटल चीज करेगी वार्ड सिस्टर। तीसरा पॉइंट में बोल रहा है प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट। अब प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट करने का मतलब है कि कोई भी पेशेंट ओपीडी से आईपीडी में जा रहा है तो पेशेंट को आईपीडी में एडमिट लेने से पहले उसका हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले से ही हम लोग को जानना जरूरी है। अब जानना क्यों जरूरी है, अगर मान लीजिए हम उसका पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं जानेंगे तो उसको प्रॉपर केयर तुरंत हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो ओपीडी में पेशेंट आएगा तो उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा लेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में पेशेंट का नाम आ गया, एज आ गया, सेक्स आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, मैरिटल स्टेटस आ गया, उसका डिजीज कंडीशन था वो क्या था उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, है ना। और भी बहुत सारे चीज लिखाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि
अब इसका वाइटल साइन चेक हुआ होगा ओपीडी में, जो भी ओपीडी में नर्स होगी वो चेक की होगी, तो वाइटल साइन में देखे होंगे हम, देखते हैं हम लोग क्या, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारे चीज पहले से चेक हुआ है कि नहीं और कितना नॉर्मल है या नॉर्मल है, सारे चीज को हम लोग को क्या करना है, पहले से देख करके रखना है ना। प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट में अगर कोई भी किसी का हम लोग देखेंगे जॉन्डिस का कंडीशन है कि नहीं, है ना, उसका स्किन का डिस्कलरेशन हो रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन उसका बॉडी हो रहा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट बोल रहा है केयर ऑफ वैल्यूएबल एंड क्लोथिंग। केयर ऑफ वैल्यूएबल एंड क्लोथिंग में क्या आएगा, अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट ओपीडी से आईपीडी में जा रहा है तो उस टाइम क्या होता है, उसके पास बहुत सारे महंगे महंगे ज्वेलरी होते हैं, है ना, उसका खुद का फोन होता है, मनी होता है, वो सबको क्या करना है, हैंड ओवर करना है उसके पेरेंट्स को या क्लाइंट जो भी रहेंगे उसके गार्जियन को। जैसे अब ज्वेलरी हो गया, मनी हो गया, फोन्स वगैरह हो गया, ये सब क्या है, बहुत महंगे महंगे सामान है। तो इसमें क्या करना है, जो भी नर्स रहेंगे वो अपने अटेंडेंट को, क्लाइंट के अटेंडेंट को क्या करेंगे, हैंड ओवर देंगे और उससे एक कंसर्न पे क्या करेंगे, साइन लेंगे, है ना, ताकि कोई भी आगे जाकर के नर्स पे कोई भी इशू ना आए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेडिको लीगल इशू। अब मेडिकल लीगल इशू किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मेडिकल लीगल इशू कहने का मतलब है कोई भी, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास पेशेंट आता है, उस टाइम आप पेशेंट को क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट केयर नहीं देते हैं, अगर वो फॉल हो रहा है उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, गलत मेडिकेशन दे देते हैं, है ना, गलत टाइम पे दे रहे हैं, गलत पेशेंट को दे रहे हैं, वो सब किस में आ जाता है, मेडिको लीगल इशू में आ जाता है। अब मेडिको लीगल इशू क्या है, मेडिको कहने का मतलब पहला तो समझना होगा कि मेडिको किसको बोलते हैं। तब मेडिको कहने का मतलब क्या, हॉस्पिटल से रिलेटेड, रिलेटेड टू हॉस्पिटल और मेडिकल, नेक्स्ट वर्ड है लीगल। लीगल कहने का मतलब कि जो भी काम होगा वो कैसे होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, है ना। अब उस मेडिको का मतलब हमने क्या बताया, मेडिको का मतलब हमने बताया कि रिलेटेड टू हॉस्पिटल या मेडिकल, और लीगल का हमने क्या मतलब बताया, रूल और रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। अब इसमें एक और वर्ड है इशू। इशू करने का मतलब वैसा काम जिसमें हम लोग रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अगर नहीं करेंगे तभी इशू आएगा। अगर मान लीजिए कि कहीं पे हमको जाना है, हमारा रूल रेगुलेशन की ऑन रोड ही जाना है, अब हम लोग ऑन रोड ना जा करके कोई और दूसरा ऑप्शन अपनाएंगे तो रूल रेगुलेशन का क्या होगा, उल्लंघन हुआ। तो इसमें देखिए क्या बोलता है कि कॉमन लीगल इशू इन नर्सिंग प्रैक्टिस, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम अवॉइडेबल इंजरी, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग चेंजेस इन क्लाइंट कंडीशन इन द परफॉर्मिंग करेक्ट इंटरवेंशन। कहने का मतलब है कॉमन लीगल इशू इन नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोटेक्शन फ्रॉम द अवॉइडेबल इंजुरी। कहने का मतलब है कि बहुत सारे कॉमन क्या है, लीगल इशू है नर्सिंग प्रैक्टिस में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट क्या है, गिरता है तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, फॉल होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, अवॉइड करते हैं, तो भी क्या है, एक तरह का लीगल इशू बन सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग चेंजेस इन क्लाइंट। अगर मान लीजिए हमने वाइटल साइन लेने गया, उसका टेम्परेचर था 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, हम लोगों ने लिख दिया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो भी एक लीगल इशू बन सकता है। हमने ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने गया, उसका ब्लड प्रेशर था 130/90, हमने लिख दिया 140/100, तो भी एक क्या है, लीगल इशू बन सकता है। अगर कोई भी क्लाइंट, अगर कोई भी पेशेंट उस पर क्या कर सकता है, ब्लेम करेगा तो। अब हम लोग दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट में इसमें ये क्या था, मेडिकल लीगल इशू किसको बोलते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें क्या क्या लिस्ट आउट हम लोग करेंगे। तो पहला पॉइंट का हम लोग बात करेंगे, तो फेलियर टू ऑब्जर्व एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, है ना। पहला पॉइंट में क्या हो रहा है, फेलियर टू ऑब्जर्व एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। इसका अंदर हम लोग देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है इग्नोर द कंप्लेन ऑफ द क्लाइंट। कहने का मतलब है कि कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन, है ना, कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन या ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कंप्लेन लेकर के कि मेरा ज्वाइंट पेन हो रहा है, मेरा पीछे बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, वोमिटिंग हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, है ना, इग्नोर कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर करने से भी क्या होगा, जो भी मेडिको लीगल इशू बन सकता है। अगर मान लीजिए आप उसका कंप्लेंट को इग्नोर कर रहे हैं,
वो एंग्री हो गया, उसके बाद आप पे ब्लेम करेगा, तो मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट का बात करेंगे, तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है इक्विपमेंट यूज्ड इन रॉन्ग वे, है ना, इक्विपमेंट यूज्ड इन रॉन्ग वे। अगर मान लीजिए कि ओरल थर्मामीटर है, हम उसको एक्सियल में यूज कर रहे हैं, रेक्टल थर्मामीटर है उसको ओरल में यूज कर रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट को अप्रोप्रिएट जगह पे ही, स्पेसिफिक जगह पे ही हम लोग साइट में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम रेक्टल थर्मामीटर को ओरल में यूज करेंगे तो भी मिस यूज है ना, तो भी एक क्या हो सकता है, मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। तो हम अभी इसमें पढ़े स्टेप्स ऑफ एडमिशन प्रोसीजर इन पेशेंट डिपार्टमेंट, उसमें पहला पॉइंट पढ़े ट्रांसपोर्टेशन द क्लाइंट ऑफ द ओपीडी into IPD, उसके बाद रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट बाय द वार्ड सिस्टर एंड प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट, एंड नेक्स्ट था क्या, केयर ऑफ वैल्यूएबल एंड क्लोथिंग, नेक्स्ट था क्या, मेडिकल लीगल इशू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तीसरा मेडिकल लीगल इशू के बारे में। तो तीसरा मेडिकल लीगल इशू के बारे में बोल रहा है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी करने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए पेशेंट का नाम आपको नहीं पता है, उसके बाद वार्ड नंबर हो गया या नेम, बेड नंबर, एज नहीं पता है ना। मिस्टेकन आइडेंटिटी करने का मतलब है कि कोई भी पेशेंट है, आपको बोल दिया उस पेशेंट को क्या करना है, सैंपल लेना है, नहीं तो जाके क्या करना है, एडमिशन प्रोसीजर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओपीडी से आईपीडी में पहले करेंगे। तो मान लीजिए आपको उसका नाम नहीं पता है, एज नहीं पता है, सेक्स नहीं पता है, उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता है, मैरिटल स्टेटस नहीं पता, उसका क्या डिजीज कंडीशन था वो नहीं पता है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए मिस्टेकन आइडेंटिटी करने मतलब पेशेंट का नाम हो गया, वार्ड नेम हो गया, कहाँ आपको भेजना है ना, जैसे एचडीओ वगैरह हो गया, आईसीयू वगैरह हो गया, सीसीयू वगैरह हो गया। उसके बाद हो गया बेड नंबर करने का मतलब, जैसे कि बेड नंबर 18, 8, 7 इस टाइप से लिखा हुआ रहता है बेड के ऊपर में, एज उसका हो गया। तो ये सब नहीं पता रहेगा तो मिस्टेक होने का चांसेस है। अगर मान लीजिए पेशेंट का नाम राम रहेगा, आप है जो कि नेक्स्ट वाले मरीज को श्याम को उठा के लेके चले गए, अब उसका था ऑपरेशन, न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन था, आपने इसका स्टमक ऑपरेशन करा के चला आ गया, है ना, तो ये सब क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथा पॉइंट में, तो चौथा पॉइंट बोल रहा है नोट काउंट द इंस्ट्रूमेंट। अब नोट काउंट द इंस्ट्रूमेंट करने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी सर्जरी वगैरह होता है, कोई भी सर्जरी हो रहा है तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी होंगे, है ना। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में आर्टी फोर्सेप्स जैसे हो गया, है ना, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, सीजर, स्कैल्पेल वगैरह, etc। तो मान लीजिए कि कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑपरेशन होने जा रहा है, सर्जन ने बोला कोई भी नर्स है उसको क्या कि आप जितना भी इंस्ट्रूमेंट है उसको काउंट कर लीजिए। अगर वो काउंट ही नहीं करेगी तो उसको पता ही नहीं है कि कितना हमने ऑपरेशन में इंस्ट्रूमेंट यूज किया, है ना। तो ये सब में क्या होगा कि बहुत दिक्कत होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो वहां से गायब होने का चांसेस रहेगा। अगर मान लीजिए हम ओटी में ले गए, 10 इंस्ट्रूमेंट ले गए, हमको 10 पे काउंट करके लेके आना है, तो हम लोग को पता रहेगा कि 10 इंस्ट्रूमेंट ले गए तो 10 यूज हुआ, 10 को हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है। अब 10 ले ही के नहीं जाएगा तो उसको क्या पता है कितना इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ कितना नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं पता रहेगा, है ना, अनअवेयर रहेगा उसमें। तो उसके बाद हम लोग पांचवा पॉइंट में बात करेंगे, तो रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग डोजेस, रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि मेडिको लीगल इशू में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी नर्स है रॉन्ग मेडिकेशन या गलत मेडिकेशन कोई पेशेंट को देगा तो भी मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। उसके बाद गलत उसको डोज देगा, अगर कोई पेशेंट है उसको 50 mg देना, आपने 100 mg दे दिया, है ना, 50 mg देना आपने कितना दे दिया, 100 mg, वो भी मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। रॉन्ग रूट करने का मतलब है कि आईवी देना था, आपने क्या दे दिया, आईएम दे दिया, है ना, तो वो भी क्या हो सकता है, मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सेम आएगा आईवी आईएम, जैसे कहने का मतलब है कि आपको क्या देना था, आईवी देना था, आपने दे दिया आईएम, आपको आईएम देना था, आपने दे दिया सबक्यूटेनियस, है ना, तो ये आपको सबक्यूटेनियस देना था, आपने दे दिया इंट्राडर्मल। तो ये भी बहुत कारण हो सकता है मेडिकल लीगल इशू होने का। तो मेडिकल लीगल इशू में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा फेलियर टू ऑब्जर्व एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। कहने का मतलब है कि कोई भी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है उसको हम लोग
हल्के में ले लेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, हल्के में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो भी मेडिकल लीगल इशू में आएगा। उसके बाद है इक्विपमेंट यूज इन रॉन्ग वे, अगर कोई भी इक्विपमेंट है उसका हम लोग गलत तरीके से यूज करेंगे, वो भी क्या होगा, मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। तीसरा है मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी करने का मतलब है कि कोई भी पेशेंट का एज नाम, है ना, उसका वार्ड नेम, उसके बाद हो गया बेड नंबर, एज, ये सब हम लोग को पता नहीं रहेगा तो मिस्टेक होने का चांसेस है, तो वो भी एक क्या होगा, मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नोट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। करने का मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, काउंट करके नहीं लेके जाएंगे तो अगर वो गुम हो जाता है तो उसका भी एक मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट में, अगर हम लोग गलत मेडिकेशन देंगे तो भी क्या हो सकता है, उसका मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। दूसरा क्या है, अगर उसको गलत हम लोग डोज भी देंगे तो मेडिकल लीगल इशू बनेगा। उसके बाद है रोंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है ड्रग्स देना था भी आपने आईएम दे दिया, आईएम देना था सबक्यूटेनियस दे दिया, सबक्यूटेनियस देना था आपने इंट्राडर्मल दे दिया, तो इससे भी आप पे क्या हो सकता है, केस हो सकता है, मेडिकल लीगल इशू बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज के बारे में। तो अब है बात कि डिस्चार्ज किसको बोलते हैं। अब डिस्चार्ज बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन यह है कि आप ट्रीटमेंट के लिए गए हॉस्पिटल में, आपका जो भी बीमारी था, जो भी डिजीज था, वो क्या हो गया, पूरा तरह से उसका ट्रीटमेंट चला, वो ठीक हो गया, तब एक हो गया कि डिस्चार्ज हो गया। दूसरा क्या है कि आप गए हॉस्पिटल में, गए आप फिजिकली संतुष्ट नहीं है उसके ट्रीटमेंट से, आप किसी को बिना बताए आप क्या किए, वहां से भाग गए, है ना। अब तीसरा डिस्चार्ज क्या होगा, आप गए, आप की ट्रीटमेंट किए, कुछ दिन ट्रीटमेंट किया, उसके बाद आपके पास पैसा खत्म हो गया, जो भी कंडीशन आया हो आपके सामने, आप क्या किए, डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए, है ना, वो भी एक डिस्चार्ज का क्या है, तरीका है। तो बहुत सारे तरीका है डिस्चार्ज का, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे डिस्चार्ज किसको बोलते हैं, है ना। डिस्चार्ज का डिफिनेशन का बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो डिस्चार्ज का डिफिनेशन का बात करेंगे तो बोला गया है कि डिस्चार्ज प्लानिंग इज द प्रोसेस प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट टू द वन लेवल ऑफ केयर टू फॉर अनदर विद इन आउटसाइड द करंट केयर एजेंसी। कहने का मतलब है डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज एक प्लानिंग है, किसका, प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है प्रिपेयरिंग क्लाइंट, है ना, क्लाइंट को प्रिपेयर करने का, है ना। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, प्रोसेस है कोई भी प्रिपेयरिंग ऑफ क्लाइंट, को भी जो पेशेंट रहेगा उसको प्रिपेयर करने का। प्रिपेयर किस लिए करेंगे, वन लेवल ऑफ केयर फॉर अनदर। कहने का मतलब है कि हमारे हॉस्पिटल में आया, हमने उसको केयर किया, उसको आप अनदर स्पेशलाइज्ड केयर का जरूरत है ना, तो हम लोग को दूसरा हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम लोग के पास कार्डियक का पेशेंट आया, हम लोग के पास कार्डियक का सुविधा है ही नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, दूसरे जो कार्डियक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहां ट्रांसफर करेंगे। तो उसी तरह से बोला है कि वन लेवल ऑफ केयर फॉर अनदर। अब है क्या, विद इन और आउटसाइड द करंट केयर एजेंसी। अब विद इन करने का मतलब है, विद इन हॉस्पिटल करने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई भी आईसीयू में है ना, कोई भी आईसीयू में है, उसको नॉर्मल कंडीशन हो गया, नॉर्मल कंडीशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो भी एक डिस्चार्ज का प्रोसीजर है, ट्रांसफर का एक प्रोसीजर है ना, वो हो गया किसमें, विद इन वाला में। अब आउटसाइड का बात करेंगे, करंट केयर एजेंसी के बारे में बात करेंगे, तो कोई भी मान लीजिए करंट सिचुएशन आ गया, मतलब कार्डियक फेलियर उसका होने लगा, तो कार्डियक का हम लोग के पास सुविधा नहीं है, तो हम लोग कहाँ भेजेंगे, जो कार्डियक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहां भेजेंगे, ताकि उसका प्रॉपर क्या हो सके, प्रॉपर केयर हो सके, है ना, प्रॉपर केयर हो सके और अच्छे से ठीक हो सके। तो वो भी एक डिस्चार्ज का तरीका है। तो डिस्चार्ज के डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ा कि डिस्चार्ज प्लानिंग क्या प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी पेशेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, है ना, प्रिपेयर करते हैं वन लेवल ऑफ केयर टू द अनदर, है ना। एक केयर तो हमने दिया और दूसरा केयर का उसको जरूरत पड़ा तो दूसरे हॉस्पिटल में हम लोग भेज सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज बोलेंगे। चाहे वो स्पेशलाइज्ड केयर हो या तो उसको कोई भी इमरजेंसी का कंडीशन आ गया हो, ताकि जो उसका इमरजेंसी सुविधा हमारे पास नहीं हो तो दूसरे हॉस्पिटल में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज के बारे में। पहले तो हमने पढ़ा कि डिस्चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज का टाइप्स क्या होता है ना, डिस्चार्ज का टाइप्स क्या होता है। तो डिस्चार्ज के टाइप्स का हम लोग बात करेंगे, तो पहला है लामा। लामा करने का मतलब है, लामा का फुल फॉर्म होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कहने का मतलब है कि कोई भी पेशेंट आया आपके पास, आपसे ट्रीटमेंट ले रहा है और बीच में वो भाग गया, हॉस्पिटल से क्या किया, वो भाग गया। अब भागा तो ऐसा नहीं है कि किसी को बता के भागा, किसी को नहीं बताएगा वो भाग जाएगा, तो क्या होगा, कोई भी मेडिकल एडवाइस उसके पास नहीं है, कोई भी फिजिशियन उसको ऑर्डर नहीं किया डिस्चार्ज करने का, कोई भी वहां का जो नर्सिंग इंचार्ज है,
मैनेजर वो भी नहीं डिस्चार्ज करने के लिए बोला, सर्जन है वो भी नहीं बोला डिस्चार्ज करने के लिए, और क्या किया, पेशेंट किसी को बताया भी नहीं, आईसीयू से निकला और भाग गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अब इसमें इसका हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे, तो डिफिनेशन में बोला है व्हेन द क्लाइंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट। कहने का मतलब है कि वैसा मरीज जो नहीं चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या हो, कंटिन्यू हो, मतलब वहां से फिर से आगे चलते रहे, अब वो क्या करेगा, एंड वांट टू लिव अगेंस्ट डॉक्टर मेडिकल एडवाइस। कहने का मतलब है कि लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस उसको बोलते हैं जो वैसा मरीज जो अपना केयर वहां कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, कोई भी हॉस्पिटल में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, उसके बाद क्या करेगा, वो किसी को बताए बिना क्या करेगा, वहां से लीव कर जाएगा, उसको हम लोग लामा बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब्सकॉन्डेड के बारे में। अब अब्सकॉन्डेड का क्या होता है, अब अब्सकॉन्डेड का हम लोग डिफिनेशन का बात करेंगे, तो बोला है व्हेन द क्लाइंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू द हॉस्पिटल ऑथोरिटी। कहने का मतलब है इसमें क्या होगा कि लीव अगेंस्ट डॉक्टर मेडिकल एडवाइस, इसमें क्या होगा कि कोई भी मेडिकल एडवाइस मतलब कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब उसको नहीं किया है ना, कि डिस्चार्ज लेना है, उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अब स्कॉन्डेड का मतलब क्या होगा कि व्हेन द क्लाइंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल अथॉरिटी। अब स्कॉन्डेड का कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में आया बिना किसी को कुछ बताए, ना डॉक्टर्स को बताया, ना फिजिशियन को बताया, ना नर्स को बताया, वहां से भाग गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब्सकॉन्डेड बोलेंगे। अब कोई भी डॉक्टर्स एडवाइस नहीं किया डिस्चार्ज के लिए, उसको क्या बोलेंगे, लामा बोलेंगे। अब बात आता है तीसरा का, तो तीसरा का नाम है डोर। अब डोर का मीनिंग क्या होता है, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। अब डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट करने का मतलब है, इसका डिफिनेशन की हम लोग बात करेंगे, तो डिफिनेशन में बोला है व्हेन द पेशेंट इज नॉट विलिंग टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल ऑन हिज पर्सनल रिक्वेस्ट डॉक्टर गिव्स डिस्चार्ज ऑर्डर। कहने का मतलब है कि वैसा मरीज जो क्या है अपने ट्रीटमेंट से खुश नहीं है, वो क्या करेगा, कोई भी उसका जो भी डॉक्टर्स देख रहा है ना, फिजिशियन हो सर्जन हो, उसको क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा क्या करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। अब रिक्वेस्ट करेगा तो जो डॉक्टर को क्या करेगा, एडवाइस करेगा किसको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। अगर वो एडवाइस कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, है ना। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, डिस्चार्ज के बारे में। तो डिस्चार्ज का पहले डिफिनेशन का हम लोग बात करेंगे, तो डिफिनेशन में क्या बोला कि डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं वन लेवल ऑफ केयर को अनदर लेवल ऑफ केयर देने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप्स का बात किए थे, तो टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज में पहला टाइप्स क्या था, लामा था, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कहने का मतलब है कि कोई भी उसको फिजिशियन हो सर्जन हो, कोई भी उसको क्या करेगा, एडवाइस नहीं देगा डिस्चार्ज का और वो चला जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे लामा। दूसरा बात करेंगे अब्सकॉन्डेड का। अब्सकॉन्डेड करने का मतलब है आपके पास कोई भी पेशेंट आया और क्या किया, वो किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, ना नर्स को इन्फॉर्म किया, ना इंचार्ज को इन्फॉर्म किया, ना उसको फिजिशियन को इन्फॉर्म किया, ना ही जगह क्या किया, सर्जन को इन्फॉर्म किया, और वो वहां से भाग गया हॉस्पिटल से, उसको हम लोग बोलेंगे अब्सकॉन्डेड। अब तीसरा बात करेंगे डोर का। डोर करने का मतलब क्या है, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या होगा, कोई भी मरीज आया आपके पास, उसके पास पैसा खत्म हो गया, नहीं तो कोई भी फैमिली क्राइसिस होगा, उसके वजह से क्या करेगा, वो जो भी उसको फिजिशियन देख रहे हैं उनको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा डिस्चार्ज करने का। अगर रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट उसका एक्सेप्ट कर लिया डॉक्टर्स, तो उसके बाद अगर वो एडवाइस कर देते हैं डिस्चार्ज का, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। और इसका एक और टाइप्स है, वो है डेथ। अगर मान लीजिए कि कोई भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है कोई भी पेशेंट, उसका डेथ हो जाता है, तो उसके बाद जो हम लोग उसको क्या करते हैं, भेजते हैं, वो भी एक डिस्चार्ज का टाइप्स है। हाँ, डेथ भी डिस्चार्ज का क्या है, एक टाइप्स है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में। अगर कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या हम लोग के लिए हमको प्रोसीजर करना है ना। तो पहला पॉइंट में देखते हैं, पहला पॉइंट में बोल रहा है कि नो पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज विदाउट डॉक्टर रिटन ऑर्डर। अगर कोई भी डॉक्टर रिटन ऑर्डर में नहीं दिया है, डिस्चार्ज नहीं करने के लिए बोला है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज नहीं करेंगे। ये दूसरा पॉइंट का बात करेंगे, तो दूसरा पॉइंट बोला है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फर्दर केयर, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि जो भी पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन किसके रिगार्डिंग देंगे, उसका मेडिकेशन के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग, है ना, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, और उसका जो भी फर्दर क्या क्या उसको केयर की जरूरत है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। अब तीसरा पॉइंट का बात करें, तो तीसरा पॉइंट बोला है प्रोवाइड द पेशेंट
द डिस्चार्ज स्लिप। कहने का मतलब है कि जो भी पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज स्लिप को उसको प्रोवाइड कराएंगे। हम लोग देखेंगे कि उसका टोटल डिस्चार्ज स्लिप बन गया है, अगर बन गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर उसको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हम लोग चौथा पॉइंट में देखेंगे। चौथा पॉइंट में बोल रहा है कि Before the patient is ready to go home, the nurse should be confirmed that he has paid all the hospital bill। कहने का मतलब है कि अगर पेशेंट का डिस्चार्ज बन गया है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज रिटन वे में लिख दिया है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि जो भी पेशेंट जाने वाला है घर पर, जिसका डिस्चार्ज डॉक्टर ने लिख दिया है, तो हम लोग देखेंगे कि उसका जितना भी हॉस्पिटल का बिल है वो क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करना है, उसको डिस्चार्ज नहीं करना है। हम लोग को टोटल बिल हॉस्पिटल का क्लियर करके ही हमको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है कोई पेशेंट को। तो क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज प्रोसीजर में भी इस पॉइंट को भी बहुत जरूरी से देखना, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग पांचवा पॉइंट में बात करेंगे। तो पांचवा पॉइंट में बोल रहा है, इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक और नॉट अलाउड टू वॉक। अगर मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट को ओटी हुआ हो, नहीं तो फ्रैक्चर वगैरह है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है, तो अगर कोई भी पेशेंट एबल नहीं है वॉक करने के लिए, तो उसको हम लोग जबरदस्ती वॉक नहीं करवाएंगे, है ना। ऐसा होता है कि डिस्चार्ज हो गया तो अटेंडेंट को लगा, उसका गार्जियन को लगा कि ठीक हो गया, तो दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दौड़ाना नहीं है, उसको आराम से लेके जाना है। अगर वो एबल नहीं है चलने के लिए, तो उसको पकड़ के स्ट्रेचर पे ही हम लोग लेके जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, द नर्स शुड सी दैट द डिस्चार्ज समरी इज कंप्लीटेड। कहने का मतलब है कि नर्स क्या करेगी, उसको देखेगी कि उसका डिस्चार्ज समरी पूरा प्रॉपर कंप्लीटेड है कि नहीं। अगर नहीं कंप्लीटेड है तो जो भी फिजिशियन बना है उनके पास जाके क्या करेगी, कंप्लीट करवाएगी, है ना। तो कंप्लीट होना उसका डिस्चार्ज समरी बहुत जरूरी है। वो किसका काम है, नर्स का काम है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सातवां पॉइंट का। तो सातवां पॉइंट में बोल रहा है, टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन किसके रिगार्डिंग उसको बताएंगे, अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन। अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे रिगार्डिंग उसका डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, फॉलो अप के लिए उसको बोलेंगे, है ना। ये सब उसको क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन में उसको बताएंगे। तो हेल्थ एजुकेशन करने का मतलब क्या क्या उसको खाना खाना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज वो कर सकता है, सुबह में मॉर्निंग वॉक में जाना है कि नहीं जाना, शाम को जाना है मॉर्निंग वॉक में, वो है कि उसका डाइट में क्या क्या वो ले सकता है ना। उसको फॉलो अप के लिए कब आना है, उसको कौन कौन सा मेडिकेशन सुबह खाना है, कौन मेडिकेशन शाम में खाना है, कौन सा मेडिकेशन दोपहर में खाना है, सब उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम अगर इससे पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, और एडमिशन के बारे में, उसका पर्पस के बारे में, और एडमिशन के टाइप्स के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा यूनिट 3 हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीटेड होता है और समाप्त।